हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुरारी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं 1000 साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो साइंस का महत्व रेलवे के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका वेटेज बहुत अधिक है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नारू रोग का रोगजनक है। नारू रोग किसके वजह से होता है, आपको बताना है। नारू रोग किसकी वजह से होता है? ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कृमि या प्रोटोजोआ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कृमि। कृमि की वजह से यह रोग होता है। ठीक है। और इस कृमि का जो नाम जो है वह है ड्रैंकुलम। ले देते हैं यहाँ पे ड्रैंक कूलम। ठीक है। रुग्णता रुग्णता। ठीक है, ये इसका वो देखिए वैज्ञानिक नाम है। तो कृमि नारू रोग का रोगजनक है। ठीक है, देख लीजिए, ये अफ्रीका के जो देश है उनमें पाया जाता है, जहाँ पर पानी की बहुत कम मात्रा होती है। इनके रेगिस्तान के अंदर ये पाया जाता है। इस प्रकार से फफूंदी सी उत्पन्न हो जाती है हाथ पैरों के अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तंबाकू किस कुल का पादप है? आपको जो पादप होता है वह कौन से कुल का पादप होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है मालवेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, फेबेसी। आंसर क्या होगा? जो आंसर होगा वो होगा सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल जो पादप है उसका कुल है सोलेनेसी। सोलेनेसी। और जो पादप का नाम है वो क्या है? तंबाकू जिस पादप से बनती है उसका नाम क्या है? निकोटीना टोबेकुलम, टोबेकम। निकोटीना टोबेकम। ठीक है, ये इसका नाम है। तो इस प्रकार से हम ये इसके पादप का नाम भी याद रख सकते हैं, निकोटिएना टोबेकम, और कुल है सोलेनेसी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख सकते हैं, तंबाकू का जो ये पेड़ है निकोटिएना टोबेकम, इसको सुखा के तंबाकू बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मदिरा का मुख्य घटक है। मदिरा का मुख्य घटक है कौन सा है? जिसका मदिरा का जो रासायनिक नाम है एल्कोहल का। एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है? जो ये है C2H5OH। C2H5OH इनकी एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो C2H5OH। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आयोडीन की कमी से रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है रतौंधी, बाजपन, रिकेटस, घेंगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा वो होगा घेंगा, या गलगंड बोलते हैं इसको। गलगंड इसको बोलते हैं। ये थायराइड ग्रंथि
थायराइड जो ग्रंथि ग्रंथि होती है उसके मंद क्रिया का मतलब जो क्रिया होती है वह धीमी पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। ठीक है, यानी कि ये धीरे धीरे काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से ये गंगा या गलगंड रोग हो जाता है। ठीक है, और जो ये जो रोग है एक खनिज कुपोषण रोग है, खनिज कुपोषण रोग है। ठीक है, बात करते हैं रतौंधी। रतौंधी जो विटामिन ए की कमी से होती है, ये विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, और रिकेटस विटामिन डी की वजह से होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार से ये गले के अंदर, गले के ऊपर की तरफ ऐसे फूल जाता है पूरी तरीके से। देखिए नॉर्मल व्यक्ति में थायराइड ग्लैंड्स इस प्रकार से होता है, और बाद में जब ये काम करना बंद कर देती है, थायराइड ग्रंथि धीमा काम करने देती है, तो इस प्रकार से ये फूल जाती है। ठीक है, गोइटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, गोइटर। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस तथा की गति को नियंत्रण करता है। कौन सी पेशियां हैं जो ये भोजन और भोजन पाचित रस की गति का नियंत्रण करती है? ऑप्शन है संवर्णी पेशियां, श्लेष उपकला, म्यूकोस अवशिष्ट, ये दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा संवर्णी पेशियां। संवर्णी पेशियां आहार नाल के अंदर पाई जाती है, आहार नाल के अंदर पाई जाती है, और ये ही इनकी गति का नियंत्रण करती है। ठीक है दोस्तों, आहार नाल के अंदर पाई जाती है, और ये संवर्णी पेशियों से ही इसका नियंत्रण होता है। आपको पता है कि जो आहार नाल से जो भोजन जाता है वह क्रमानुकुंचन गति के द्वारा जाता है। क्रमानुकुंचन याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रमानुकुंचन गति करते हुए भोजन हमारे जो स्टोमच है उसके अंदर पहुंचता है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से धातु मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं? यानी कि जो दांत है वो मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होता है। यानी कौन सा दांत है? दांत। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन मतलब जो है, एक तो है कृतंक, रदनक, मोलर, इसको लिखते हैं चौणक, और अग्रचौणक। इस प्रकार से ये 4 होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रदनक। रदनक चीरने फाड़ने का काम करता है। ये तो काम आता है काटने का, ये चीरने फाड़ने का। ठीक है, ये चबाने का, ये भी चबाने का। ठीक है, कृतंक जो होता है 6 महीने के अंदर उगने लग जाते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं रदनक, ये 16 से 20 माह के अंदर उगने लग जाते हैं। ठीक है, और बात करते हैं अब इनकी। तो कृतंक होते हैं, जो इसका सूत्र होता है, मतलब दांत का सूत्र फॉर्मूला इनकी 2 1 2 3। ठीक है, इस प्रकार से ये होते हैं। ये प्रत्येक जबड़े के अंदर प्रत्येक जबड़े के अंदर 4 पाए जाते हैं। ठीक है, ये 6 पाए जाते हैं प्रत्येक जबड़े में, प्रत्येक जबड़े के अंदर। ठीक है, ये भी प्रत्येक जबड़े के अंदर
ठीक है दोस्तों, और ये दो दो पाया जाता है और ये एक एक पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 2 1 2 3, और इसको बाहर से 2 से इंटू कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं एक फोटो के माध्यम से। ये देख लीजिए, इस प्रकार से ये प्रीमोलर, कैनाइन, मोलर और इंसीजर। इंसीजर को बोलते हैं कृतंक। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं रदनक, इसको बोलते हैं चौणक, और इसको बोलते हैं अग्रचौणक। इस प्रकार से इसे 4 भागों में बांट दिया जाता है। और 2 1 2 3 इसका फॉर्मूला, उसके माध्यम से हम याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है? एपिग्लोटिस भोजन को ग्रसनी में भेजना, भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना, उपरोक्त में से कोई नहीं, या भोजन को ग्रसनी तक पहुंचाना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भोजन को ग्रास नली से, ग्रास नली व श्वास नली में प्रवेश से रोकना। ठीक है, मतलब जब भी हम खाना खाते हैं तो भोजन श्वास नली में न जाए और सीधा ही चला जाए, इसका ये एपिग्लोटिस काम करता है। जब कभी भी ऐसा हो जाता है कि श्वास नली के अंदर भोजन चला जाता है तो हमें मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और हम खांसने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एंजाइम द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो एंजाइम के द्वारा जो भोजन का पाचन होता है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ऑप्शन है अग्र क्षुद्र, ग्रहणी, छिद्रांत्र, बृहदांत्र। क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा इसका? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ग्रहणी। इनकी जो ग्रहणी होती है वह इसका राइट आंसर होगा, जहाँ पर एंजाइम्स के माध्यम से सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रहणी की हम। ग्रहणी छोटी आंत का सबसे छोटा भाग, यानी कि छोटी आंत का सबसे पहला व सबसे छोटा भाग ग्रहणी होती है। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है ये अमाशय से जुड़ा होता है, अमाशय से जुड़ा होता है। ठीक है, और ग्रहणी, जो ग्रहणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोडेनम। लिख लीजिए, इंपोर्टेंट है, DOU, डोडेनम। डोडेनम। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाता है अग्र सिद्धांत। ये अग्र सिद्धांत, अग्र सिद्धांत क्या होता है? यह छोटी आंत का मध्य भाग, मध्य भाग। फिर उसके बाद में आ जाता है सिद्धांत। ये होता है सबसे लास्ट का या अंतिम पार्ट, अंतिम पार्ट या भाग। इसको बोलते हैं इलियम इंग्लिश में, इलियम।
इलियम बोलते हैं इसको, ठीक है, इलियम। और इसको बोलते हैं जेजुनम, जेजुनम, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, यानी कि पैंक्रियाज के द्वारा कौन सा एंजाइम्स होता है जो स्रावित नहीं होता है। ऑप्शन है एमिलेज, रेनिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। आंसर क्या होगा, पैंक्रियाज। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रेनिन। रेनिन अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं होता है। अग्नाशय क्या है, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्यों है, क्योंकि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करती है। हार्मोन कौन सा, इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन ये रिलीज करती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं एमाइलेज। एमिलेज जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है, यानी कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है, ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीन, प्रोटीन को पेप्टाइड, पेप्टाइड में। और लाइपेज, लाइपेज को वसा से वसीय अम्ल, या मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा रेनिन दूध के अंदर पाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मटर की फली का रंग हरा कैसा लक्षण है, प्रभावी, अपूर्ण प्रभावी, अप्रभावी या सहप्रभावी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रभावी। इन्होंने 7 माध्यम लिए थे, ठीक है, और 7 माध्यमों में से ये जो फली का रंग हरा है ये एक प्रभावी होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। संकरण T/T से प्राप्त संतान का अनुपात क्या होगा, यानी कि T/t। तो ये तो होता है विषम संयुग्मी, विषम संयुग्मी, विषम संयुग्मी। ये होता है समसंयुग्मी, ठीक है दोस्तों। अब जो इनसे प्राप्त जो संतान का अनुपात होता है वो 1:1 के रूप में प्राप्त होता है। याद रखिएगा विषम संयुग्मी और समसंयुग्मी जब आपस में मिलते हैं तो जो संतान की उत्पत्ति का अनुपात होता है 1:1 के रूप में होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अम्ल व क्षार के विलयन होते हैं। अम्ल व क्षार के विलयन कुचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं, सुचालक होते हैं या अप्रभावी होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सुचालक होते हैं, यानी कि विद्युत का सुचालन करते हैं। सुचालन या सुचालक, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक है। लघुगुणक मतलब लोग, ऋणात्मक मतलब माइनस लगा देंगे। और यहाँ पे जो आयनों की जो सांद्रता आएगी वह कौन से आयनों की सांद्रता आएगी, H और O की आएगी, H की आएगी, यहाँ पे H प्लस कीजिए इसको, H प्लस की आएगी या OH की आएगी या नन या उदासीन की आएगी, न्यूट्रल की आएगी। तो जो आएगी वो H प्लस की आएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे H प्लस आयनों की सांद्रता होगी और इसी से हम pH का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी के आधार पर हम pH का मान
निकालते हैं। तो पीएच क्या होती है, पीएच एक स्केल के माध्यम से निकाला जाता है। यहाँ पे 7 होता है और यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ठीक है। और इस प्रकार से 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 40 इधर से। तो जो इधर से चलेंगे तो ये तो अम्लीय हो गया, ठीक है, और इधर जाएंगे तो क्षारीय हो जाएगा। और जो 7 होता है ये उदासीन होता है, यानी किसी का भी पीएच का मान यदि 7 है तो वह उदासीन होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है? विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो विरंजक चूर्ण की बात कर लेते हैं। तो विरंजक चूर्ण जो होता है CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा CaOCl2, ठीक है। और इसमें से इसको मतलब जो कि वायु के अंदर खुला छोड़ देते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन, ठीक है। याद रखिएगा विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसेल निर्माण में हाइड्रोजन कार्बन पूंछ होती है, यानी कि जो मिसेल जो बनता है साबुन के अंदर, जब भी हम किसी प्रकार का धोवन करते हैं या जो भी साबुन के द्वारा किसी कपड़े को धोते हैं तो मिसेल का निर्माण होता है। और जो मिसेल का निर्माण होता है तो उसके अंदर हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला बनती है। वह कहाँ पे स्थित होती है? अंदर की तरफ होती है या परिवर्तनशील होती है, बाहर की तरफ होती है या किसी भी तरफ हो सकती है? तो इसका आंसर क्या होगा? जो इसका आंसर होगा वो होगा अंदर की तरफ होती है, ठीक है दोस्तों, यानी कि अंदर की तरफ ये बनती है। यहाँ पे हम एक चित्र के माध्यम से बता देते हैं, जैसे कि ऐसे और इस प्रकार से मिसेल का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये है मिसेल, ठीक है दोस्तों। और मिसेल के अंदर जो जैसे कि ये ऐसे, ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट क्या होता है? जल विरोधी, यानी कि जल विरोधी। और ये जो पार्ट होता है ये जल स्नेही होता है, यानी कि ओके जल स्नेही, ठीक है। ये जल विरोधी हो गया, ये जल स्नेही हो गया। इसे ध्रुवीय भाग भी कहते हैं, ध्रुवीय भाग होता है ये, ठीक है दोस्तों। एक बार हम इसकी जो रासायनिक प्रक्रिया है वो भी समझ लेते हैं। इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो C7H13 और 35 COO Na, ठीक है। और ये टूट जाता है फिर C17H35 COO- प्लस Na+, ठीक है। इस प्रकार से बन जाता है। और यदि इस पार्ट को हम मान के चले RCOO Na, तो इस प्रकार से वापस से टूट जाएगा RCOO- प्लस Na, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो साबुन होता है कार्य करता है, वह मिसेल बनाता है उसके बाद में।
वो जो भी गंदगी है उसको हमारे कपड़े से अलग करता है। तो जो ये पूंछ होती है ये अंदर की तरफ बन रही है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंदर की तरफ बनती है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। प्रोटीन H+ ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं। प्रोटीन यानी कि प्रोटीन नहीं, प्रोटोन जो होता है, प्रोटोन H+ ग्रहण करते हैं। वे कौन से यौगिक हो गए, तो वो क्षार। प्रोटोन H+ ग्रहण करने वाले यौगिक क्षार होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। Fe3 और Fe2 में परिवर्तन कहलाता है, यानी कि FeCl3 को FeCl2 में परिवर्तन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपचयन। तो जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मीथेन में बंध कोण होता है। जो मीथेन होता है उसका बंध कोण कितना होता है, तो उसका बंध कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 सेकेंड। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। निम्न में से कौन से दर्पण में वृहद दृष्टि क्षेत्र दिखाई देगा। वृहद मतलब बड़ा, जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वह बड़ा बनेगा। तो कौन से दर्पण के अंदर मिलेगा, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में या प्रवलयी दर्पण में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उत्तल दर्पण के अंदर ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ओके इसके अंदर ये पार्ट लेपित होता है। ठीक है, और यहाँ से उत्तल दर्पण में यहाँ से तो मुख्य अक्ष हो गई, ये मुख्य अक्ष ये होता है ध्रुव। ठीक है, और ये दर्पण हो गया, और ये जो ये पार्ट हो गया वो परावर्तक पृष्ठ हो गया। जैसे ही किरणें, जैसे कि यहाँ पे सी बिंदु है केंद्र, और केंद्र पर कोई वस्तु रखी हुई है और ये सीधी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, और ये F हो गया फोकस, और यहाँ से फोकस से कोई किरण आ रही है, तो आने के बाद ये परावर्तित हो जाती है। ठीक है, ऐसे परावर्तित हो जाती है ये, और ये पीछे के रूप में, आभासी रूप में हमें बनते हुए दिखाई देती है। जहाँ पे ये क्रॉस करती है वहाँ पे ये बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये उत्तल दर्पण के अंदर वृहद दृष्टि क्षेत्र दिखाई देता है। देखते हैं नेक्स्ट। एक उत्तल दर्पण में सदैव बनेगा, उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक सीधा, आभासी उल्टा, वास्तविक व उल्टा व आभासी व सीधा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो रेखाएं हैं, जो रेखाएं वह एक्चुअली के अंदर मिल नहीं रही, मतलब वास्तव में एक दूसरे को मिल नहीं रही। पाछे मतलब पीछे की तरफ आभासी रूप में अगर उसको दिखाएं तब जाके वे मिलती हैं, तो ये आभासी रूप में मिलती है। और जो आभासी होता है वह हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान एम्पियर में होगा। विद्युत धारा का मान एम्पियर में होगा। आपको बताया कि I बराबर Q/T होता है। ठीक है दोस्तों, T जो होता है वह सेकंड के अंदर लिया जाता है। अब बात करते हैं I इक्वल टू कूलम्ब हमको दे रखा है, मतलब 2 कूलम्ब आवेश दे रखा है, 2 रख देंगे हम इधर, और टाइम हमको दे रखा है 0.5 सेकंड।
आगे इसको सोल्व करेंगे तो 2 नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 चली जाएगी और जो आंसर आ जाएगा वो होगा 4 एम्पियर। 4 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है। मतलब जो ऊष्मीय प्रभाव हो रहा है वह किसके अंदर, जो ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत है वह किसके अंदर लागू नहीं हो रहा है, हीटर के अंदर, रोस्टर के अंदर, प्रेस के अंदर या रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो फ्रिज होता है उसके अंदर ये काम ऊष्मीय प्रभाव का काम नहीं होता है। प्रेस के अंदर वो जो प्रेस के नीचे की सतह गर्म होती है उसी के आधार पर कपड़ों की प्रेस की जाती है। हीटर के अंदर भी नाइक्रोम का जो तार होता है वह गर्म होता है और उससे ऊष्मा बाहर निकलती है और उससे हम अन्य प्रकार के कार्य कर सकते हैं। रोस्टर से भी ऐसा होता है। तो ये रेफ्रिजरेटर ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा लगा हमारा वीडियो? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल मुराद एकेडमी को। धन्यवाद, थैंक यू।